चलो नहीं, अरे नहीं 8 बजे छोड़ देगा बस. The books of Others Manufacturing Company present the following data for the month of April. यहाँ पे कुछ तो एरर है. 2020 direct labor cost is rupees 17,500, being 175% of works overhead. Cost of goods sold excluding administrative expenses is 56,000. Inventory account showed the following opening and closing balances. Raw material 8,000, opening balance, closing balance 10,600. Likewise तुमको opening closing balance of work in progress भी दिया है and opening closing balance of finished goods भी दिया हुआ है. Other data are selling expenses 3,500, general and administration expenses 2,500, sales for the month 75,000. Again you are required to find out value of materials purchased. Again value of material purchase missing है. Last time हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके अंदर भी value of materials purchased was missing. Yes or no? Okay, can you tell me ये क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? अरे वो पता है मेरे को मटेरियल परचेज नहीं दिया है, वो नहीं पूछ रहा हूं. व्हाट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जिसको देख के हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं. फिनिश गुड्स का यूनिट्स नहीं दिया हुआ है कि फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मेनी यूनिट्स, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन इज हाउ मेनी यूनिट्स, सेल्स इज हाउ मेनी यूनिट्स. तो हम लोग रेगुलर फॉर्मेट बनाएंगे कॉस्ट शीट में. रेगुलर फॉर्मेट मतलब विच आर द रेगुलर कॉलम्स. सीरियल नंबर कब हुआ है. देखो अकाउंट्स में जो बनाते हैं वो अलग है और यहाँ पे जो बनेगा वो अलग है. इधर सीरियल नंबर कॉलम अभी तक चालू नहीं हुआ, नेक्स्ट चैप्टर से चालू होगा. सो राइट नाउ पहला कॉलम कौन सा बनेगा, एंड हाउ मेनी रुपीज कॉलम. लेकिन आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो किधर फंसोगे, मटेरियल परचेज नहीं है. तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट मटेरियल परचेज भी. तो राइट नाउ जो इधर दिख रहा है वो लिखो. आई होप एवरीबडी हैज नोटबुक. ओके, एक मिनट याद करो कि हमने ही नोटबुक दिया है तुमको. आज का नोटबुक इज प्रोवाइडेड बाय अस. चलो लिखो नंबर 1, calculation of value of materials purchased. Calculation of materials purchased. Calculation of materials purchased, underline that. Next line write down, let value of materials purchased be let value of materials purchased be rupees X. उसके बाद कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ 30th और अदर अप्रैल 2020 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड. चलो कैन वी स्टार्ट. राइट डाउन पर्टिकुलर्स कॉलम में बोलो, हाउ विल यू स्टार्ट द कॉस्ट शीट. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, अंडरलाइन दैट. डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम, इसको अंडरलाइन करो. बोलो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. सो लिखो नेक्स्ट लाइन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल and check and tell me, is opening stock of raw material given.
कितना है 8000. ओके, सो इनर कॉलम 8000. नेक्स्ट लाइन एड मटेरियल परचेज, एड रॉ मटेरियल परचेस्ड, जिसको हम लोग ने क्या अज्यूम किया x. सो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन हम लोग टोटल करेंगे. नेक्स्ट लाइन सेम कॉलम. उसके लिए पहले चेक कर लो, डू यू हैव एनी फ्रेट इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल? नो. चलो नेक्स्ट हम लोग क्या माइनस करेंगे, डू यू हैव परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट टाइम राइट डाउन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. चेक करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 10,600. माइनस साइन डालो. सो जस्ट वी कैन नो दैट वी आर सब्ट्रैक्टिंग. इसको हम माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, x माइनस 2600. ओके, सो पहला हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट बोलो आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर. चेक करो क्वेश्चन में इज डायरेक्ट लेबर गिवन. पुट साइंस सो दैट आपको पता चले मैथमेटिकली करना क्या है. प्लस 17,500. यस. डू यू हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस? नो. तो क्या करेंगे इसमें टोटल प्राइम कॉस्ट, how much is prime cost? चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या ऐड करने का, वर्क्स ओवरहेड्स. क्वेश्चन में वो लोग ने वर्क्स लिखा है, तुम भी वर्क्स लिखो. ओके, नाउ बी केयरफुल. क्वेश्चन में क्या दिया है चेक करो रिगार्डिंग वर्क्स ओवरहेड. वर्क्स ओवरहेड्स के बारे में लिखा है, फर्स्ट यू रीड सेकेंड लाइन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 being 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स. तो मैं दो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, बताओ दोनों में से कौन सा सही है. डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% इंटू वर्क्स ओवरहेड, के वर्क्स ओवरहेड इज इक्वल टू 175% इंटू डायरेक्ट लेबर. दोनों में से कौन सा सही है? डायरेक्ट लेबर, ये 17,500 को थोड़ी देर के लिए छुपा दो. डायरेक्ट लेबर बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, मतलब विच इक्वेशन इज करेक्ट? फर्स्ट वन इज करेक्ट. बीइंग मतलब इक्वल टू, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन. सो डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% ऑफ वर्क ओवरहेड. सो ये पूरे इक्वेशन में दिस इज रॉन्ग. विच इज द करेक्ट इक्वेशन? हाँ, तो डायरेक्ट लेबर का फिगर हमारे पास है, कितना है 17,500. 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, 175%, 175 अपॉन 100 इंटू वर्क्स ओवरहेड. तो टेल मी वर्क्स ओवरहेड कितना होगा? वर्क्स ओवरहेड विल बी इक्वल टू रुपीज 10,000. ऐसा हम लोग नीचे एक नोट लिखेंगे बाद में. राइट नाउ लिख दो वर्क्स ओवरहेड 10,000. तो ऐड करो, दिस विल बी x प्लस 24,900. ये x प्लस 24,900 के सामने क्या लिखोगे? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट.
नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम लोग, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, चेक करो हाउ मच इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जो भाषा में एग्जाम लिखने वाले हैं वो भाषा में हम लोग आंसर करेंगे। इसको टोटल करो। हिंदी में भी ऑप्शन है हमारे पास, x plus 35,400, next line less, closing stock of work in progress कितना, 14,500। चलो माइनस करो, मजा नहीं आया। बोलो व्हाट इज आंसर, x plus 20,900, this is called as which cost, factory or works cost, yes। चलो, do you have quality control cost, do you have research and development cost, do you have administration overheads related to production, वो है ना administrative overheads, ओके आई फॉरगॉट, बहुत जन के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है। डू यू हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये कौन सा है, लिखा भी है, ओके। सो डू यू हैव सेल ऑफ स्क्रैप, नो। डू यू हैव पैकिंग कॉस्ट, तो कैन वी से दिस इटसेल्फ इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यही हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आगे फॉर्मेट बढ़ाओ, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 17,600। चलो ऐड करो, so it is x plus and next line less, closing stock of finished goods 19,000, करो माइनस, इसका नाम रखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इसके आगे हमको नहीं जाना है बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन, सो इसके नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ₹56,000 ब्रैकेट में गिवन। कॉस्ट शीट खत्म हो गया है अभी, कॉस्ट शीट के नीचे लिखो कॉस्ट शीट खत्म हो गया है अभी, उसके एक लाइन छोड़ के लिखो, अच्छा हेल्प चाहिए तो ऐसा इधर बैठा करो, सब दिखेगा तुमको, कुछ नहीं लिखो जल्दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल, नेक्स्ट पेज पे जाओ ना, नेक्स्ट पेज पे प्लीज, है ना तुम्हारे पास इतने सारे पेज,
cost of goods sold is equal to rupees 56,000. Next line, therefore x plus 19,500 equal to 56,000. I think you can solve this equation. 36,500, x is equal to 36,500. Next line, therefore value of materials purchased equal to rupees 36,500. Value of materials purchased equal to rupees 36,500. उसके नीचे लिखो नोट, एक लाइन छोड़ के नोट, नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये तुम्हारा नोट नंबर 1 है। प्लीज राइट फुल फॉर्म। डायरेक्ट लेबर इक्वल टू 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। ऐसा कौन बोला? तो ब्रैकेट मेरे को गिवन। सो इसमें से हमारे पास डायरेक्ट लेबर का फिगर है 17,500। Therefore works overheads equal to 10,000। ये हो गया। दिस इज एंड ऑफ रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस ढूंढा है। अब सेकंड पार्ट में पूरा कॉस्ट शीट तुमको फिर से बनाना है। सो बनाओ कॉस्ट शीट। अभी तो एक्स मिल गया ना तुमको। सो सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड 30th April 2020। everything is for the month of April 2020। प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑन योर ओन। एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग को। You just have to substitute the value of x and then कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे स्टॉप नहीं करना है जैसे हमने फर्स्ट में स्टॉप किया है, नीचे तक लेके जाना है, लास्ट तक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे यू हैव टू ऐड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो आगे बस दो स्टेप आगे करके प्रॉफिट ढूंढना है। डू इट योरसेल्फ। चलो जल्दी, ये सब करने के लिए 7 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, कम लग रहा है, 5 मिनट में खत्म करो। 2 बार करने वाले हैं।
चलो, have you finished writing till here? Those who have finished, इसके नीचे आगे लिखो whatever I am writing. बोलो. दिस इज एक्चुअली समरी टेबल. इसके नीचे हम लोग थियरी भी लिखेंगे, बट समरी टेबल विल बी इजियर टू रिवाइज. वेरिएबल कॉस्ट में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑफ कोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ यूनिट्स. एंड फिक्स्ड कॉस्ट में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? total cost remains constant. Total cost remains constant. Okay, now observe. यहाँ पे check करो. If number of units increases, तो what will happen to total variable cost? Number of units अगर बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा. दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दिस इज हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बिहेव विथ द चेंजेस इन नंबर ऑफ यूनिट्स. चलो अभी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है. तो नंबर ऑफ यूनिट्स इफ इट इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीसेस. एंड इफ नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीजेस, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस. दिस इज समरी टेबल. इसके नीचे हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ के गिव द हेडिंग variable cost. Underline that. Next line में लिखो, these are the costs. These are the costs which changes or vary. These are the cost which changes or vary in direct proportion, in direct proportion to the changes in level of activity. Level of activity. देखो, जब हम लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं ना, इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स. हमेशा आपको नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं देंगे, वो लोग कभी कभी आपको परसेंटेज में देंगे. हम लोग देखेंगे आगे जाके इन सम क्वेश्चंस जहां पे आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं. तो परसेंटेज देंगे आपको, कैपेसिटी का परसेंटेज. विल डिस्कस दैट. लेवल ऑफ एक्टिविटी. नेक्स्ट लाइन में लिखो, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. Cost per unit for a particular period and within certain output limits. Cost for per unit for a particular period and within certain output limits, comma,
रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें कॉस्ट पर यूनिट को अंडरलाइन करो एंड रिमेन्स कांस्टेंट को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल कॉस्ट चेंजेस. टोटल कॉस्ट चेंजेस in the same proportion. Total cost changes in the same proportion and in the same direction. Total cost changes in the same proportion and in the same direction to the changes in level of activity. Leave one line, then give the heading fixed cost. Fixed cost को underline करो. Next line write down. Fixed cost are the cost which does not change or vary with the changes in the level of activity. Full stop. Next line में लिखो these are the costs. These are the costs which are incurred. These are the costs which are incurred for a particular period. For a particular period, and total cost, comma, for that period and within certain output, or activity limits, comma, remains constant. इसमें टोटल कॉस्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट, ये दो चीज को अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉस्ट पर यूनिट is inversely proportionate. Cost per unit is inversely proportionate to the level of activity / number of units. That is, output increases, comma, cost per unit decreases, and vice versa. से अभी तक हम लोग ने दो ही कैटेगरी डिस्कस किया है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. सो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो परफेक्टली वेरिएबल होता है. परफेक्टली वेरिएबल होता है मतलब एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मीनिंग चाहिए. कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट है? व्हाट इज द टेस्ट यू विल अप्लाई? अभी हम लोग थोड़ी देर में एक सम करेंगे, उसमें ऐसा दिया नहीं रहेगा मैं वेरिएबल हूं, मैं फिक्स्ड हूं. हमको देख के पता करना पड़ेगा कि भाई तू वेरिएबल है कि फिक्स्ड है. तो व्हाट इज द टेस्ट यू विल अप्लाई?
कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का। अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम निकला या कांस्टेंट निकला, दैट मींस दैट कॉस्ट इज परफेक्टली वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड, अगर आपको दिख रहा है कि टोटल कॉस्ट इज सेम, देन दैट कॉस्ट इज परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट। बट देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, एंड थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर partly variable, partly fixed. Example, इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है हर महीना सेम आता है? नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉट परफेक्टली फिक्स्ड, बिकॉज अगर वो परफेक्टली फिक्स्ड होता तो हर महीना इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आना चाहिए। सो एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट सेम। ओके, इज इलेक्ट्रिसिटी परफेक्टली वेरिएबल? व्हाई नो? अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इज परफेक्टली वेरिएबल, उसका मतलब अगर आपने किसी मंथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया तो बिल जीरो आना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तुमको, मैंने क्या बोला? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं किया तो बिल शुड बी जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसको हम फिक्स्ड मंथली रेंटल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी एनालाइज करके देखो, हमारे घर पे तो एमएससीबी का बिल आता है, आपके पता नहीं इधर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रोवाइडर है, उसमें फिक्स्ड मंथली रेंटल 399 लिखा रहेगा। वेदर यू यूज इलेक्ट्रिसिटी और वेदर यू डोंट यूज, वो फिक्स्ड मंथली रेंटल तो भरना पड़ेगा। एंड द वेरिएबल पोर्शन डिपेंड्स अपॉन द यूजेज। जितना आप ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा। फैक्ट्री में अगर आप मुझे पूछोगे तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे पावर हो जाता है। एंड सेकेंड एग्जांपल फैक्ट्री में इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हमेशा याद रखो, मेंटेनेंस इज फिक्स्ड, मेंटेनेंस इज फिक्स्ड। अभी ये रूम में 3 एसी लगा हुआ है, हम लोग ने एएमसी ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल वो लोग बोलेगा हर एसी का फॉर एग्जांपल पूरे साल का 1000 रुपया, तो 3 एसी का 3000 रुपया फिक्स्ड भरना पड़ेगा आपको। अब हर 3 महीने में हम जाके इसका सर्विसिंग करके जाएंगे। दिस इज व्हाट? मेंटेनेंस। रिपेयर सब तब करवाते हो जब जरूरत पड़ता है, तो रिपेयर्स इज द वेरिएबल पोर्शन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर परफेक्टली फिक्स्ड। तो हमको कैसे पता चलेगा कि सेमी वेरिएबल है? उस कॉस्ट का नाइदर कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट नॉर टोटल कॉस्ट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज अगर कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट देन तो वो परफेक्टली वेरिएबल हो गया, एंड अगर टोटल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट तो वो परफेक्टली फिक्स्ड हो गया। तो अगर आप कॉस्ट देखोगे, अभी थोड़ी देर में हम सम करेंगे, उसमें आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? तो पहले आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, तो आपको दिखेगा कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। टोटल कॉस्ट देखोगे वो भी सेम नहीं है, तो इट इज कंक्लूडेड इट इज नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर परफेक्टली फिक्स्ड। मतलब इट इज पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स्ड, मींस इट इज सेमी वेरिएबल। सो राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के पहले ये डायग्राम को कंप्लीट करो। अभी फिलहाल जैसे तैसे वहां पे कंप्लीट करो, वैसे भी रफ में कर रहे हो, घर पे जाओगे तब अच्छे से कर लेना। जो लोग उधर पेज चिपकाने वाले हो इधर ही अच्छे से करो। अरे वो वहां पे वैसे भी हमने जगह छोड़ा था ना, तो मस्त वैसा नहीं, कटिंग नहीं कर सकते, पीछे लिखा रहेगा ना तुमने, तो मस्त ऐसा चिपका देते थे वहां पे। एनीवेज यू मैनेज इट, दैट्स योर प्रॉब्लम। राइट नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। Underline that. Next line, write down these costs are partly fixed and partly variable. Next line में लिखो example repairs and maintenance. Repairs and maintenance. Next line electricity. Next line telephone charges. ये सब एग्जाम्पल्स है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सी ईच एंड एवरी कॉस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए,
ये क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. एवरी चैप्टर में हम लोग वेरिएबल फिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे. नाउ आई विल डिस्कस वन प्रॉब्लम विच इज नॉट इन दिस चैप्टर. हम दूसरे कोई चैप्टर में जा रहे हैं, वहां से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या है. तो वैसे भी तुम अगर कॉस्ट शीट का या जो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो नहीं लेके आते तो भी ये क्वेश्चन तो मैं करने ही वाला था. तो चाहे तो इसका फिलहाल फोटो ले लो. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. इसका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 88. दिस इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट. इसमें जो हम लोग वेरिएबल फिक्स का डिस्कशन करते हैं वो रीजनेबली हमारे दिमाग में श्योर हो जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट एंड इनफैक्ट सेमी वेरिएबल आल्सो. एंड इसमें हम लोग और एक कैलकुलेशन है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. कंपनी प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट्स पर वीक of 48 hours. From the records of the company, the following data are available relating to the output and cost of 3 consecutive weeks. Week number 1, week number 2 and week number 3. Week number 1 का आपको units manufactured दिया है 1200. Week number 2 1600. Week number 3 1800. तो ये तीनों वीक का यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड दिया है. नेक्स्ट में आपको डायरेक्ट मटेरियल्स दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है. तो वीक नंबर 1 का डायरेक्ट मटेरियल्स 9000, वीक नंबर 2 का डायरेक्ट मटेरियल्स 12000, वीक नंबर 3 13500. लाइकवाइज डायरेक्ट वेजेस वीक नंबर 1 2 3 3600, 4800 एंड 5400. एंड लास्ट में तुमको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स वीक नंबर 1 31000, वीक नंबर 2 33000, वीक नंबर 3 34000. तो 3 वीक का तुमको इंफॉर्मेशन दिया है. उसके नीचे बोला है अज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट्स. मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कंपनी ने 2000 यूनिट्स बना के बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए. तो हाउ टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, पहले मेरे को वो बताओ. ये क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब कंपनी 2000 यूनिट्स बना के बेचता है तो कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए. तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे. अब कॉस्ट शीट हम लोग का इतना बड़ा फॉर्मेट है, इतने बड़े फॉर्मेट में से वो लोग ने सिर्फ 3 ही कॉस्ट दिया है. विच इज दैट फर्स्ट कॉस्ट दैट इज गिवन? डायरेक्ट मटेरियल. दूसरा एंड तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स. 3 ही कॉस्ट दिया है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं है, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, बहुत सारा कुछ नहीं है. तो एक सिंपल छोटा सा मिनी कॉस्ट शीट बनाएंगे, उससे हमको आंसर मिल जाएगा. तो चलो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे. कैन यू टेल मी कॉस्ट शीट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? हमको सेलिंग प्राइस कितना यूनिट्स का फाइंड आउट करना है? 2000. सो कैन यू टेल मी हम लोग पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट शीट. सपोज थोड़ी देर के लिए हमने बनाया कॉस्ट शीट, तो पर्टिकुलर्स में पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल्स जो हमको चाहिए दैट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 2000. यहां पे हमको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है वीक नंबर 1 का, वीक नंबर 2 का, वीक नंबर 3 का. देखो यहां पे डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लिसन केयरफुली. वीक नंबर 1 में ऑलरेडी कंपनी ने कितना यूनिट्स बना के बेच दिया है? वीक नंबर 1 में कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड हाउ मेनी यूनिट्स? 1200. वीक नंबर 2 में कितना यूनिट्स बना के बेच दिया? 1600. वीक नंबर 3 में 1800. सपोज फॉर एग्जांपल हमको वीक नंबर 4 के लिए पूछ रहे हैं कि अब नेक्स्ट वीक में हमको 2000 यूनिट बना के बेचना है, तो आप बताओ कितना में उसको बेचना चाहिए. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट्स? तो मुझे जो पहला डायरेक्ट मटेरियल चाहिए दैट शुड बी फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? हम लोग कॉस्ट शीट कितना यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, तो हमको डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट्स के लिए चाहिए. तो कैसे ढूंढेंगे डायरेक्ट मटेरियल फॉर 2000? सॉरी
9,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 2000, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं. 9,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 2000, ऐसा क्यों आपने सेकेंड वीक का नहीं लिया? हाँ, तो ऐसा नहीं करते. इनफैक्ट मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट इन बिहेवियर. सो इज डायरेक्ट मटेरियल परफेक्टली फिक्स्ड? नो. कैसे पता चला डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट परफेक्टली फिक्स्ड? क्योंकि अगर वो परफेक्टली फिक्स्ड होता तो तीनों में टोटल कॉस्ट सेम होता. एंड डायरेक्ट मटेरियल इज नेवर फिक्स्ड. इस जन्म में डायरेक्ट मटेरियल कैन नॉट बी फिक्स्ड. हाउ कैन डायरेक्ट मटेरियल बी फिक्स्ड कॉस्ट? तुम 1200 यूनिट बनाएगा तो भी मटेरियल कॉस्ट मेरा उतना ही रहेगा, और 2000 रहेगा तो भी उतना ही रहेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कैसे फाइंड आउट करूं वेदर डायरेक्ट मटेरियल इज परफेक्टली वेरिएबल, परफेक्ट फिक्स या सेमी वेरिएबल? कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने का, तो तीनों वीक का कॉस्ट पर यूनिट ढूंढो. कितना आता है? सो वीक नंबर 1 में 7.5, वीक नंबर 2 में 7.5, वीक नंबर 3 में 7.5. तो जब आप 2000 बनाओगे तभी भी कॉस्ट पर यूनिट विल बी 7.5, बिकॉज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स irrespective of changes in number of units. चलो, can you check direct wages and tell me? Can you check for direct wages? Direct wages is also what? Perfectly variable, because तीनों वीक में cost per unit is same, that is 3 rupees. You can divide 3,600 divided by 1200, 4,800 divided by 1,600 and 5,400 divided by 1,800. So ये टेस्ट हमने अप्लाई किया है जिससे हमको पता चला कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस बोथ आर परफेक्टली वेरिएबल इन बिहेवियर. यस और नो? लेकिन मुझे डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल कितना यूनिट्स के लिए चाहिए? 2000. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल, underline that, 88. डायरेक्ट मटेरियल उसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. Total cost divided by number of units. नेक्स्ट लाइन में लिखो, वीक 1 9,000 divide by 1200 units, same line equal to 7.5 per unit. नेक्स्ट लाइन लिखो, वीक 2 12,000 divided by 1,600 units. Same line equal to 7.5 per unit. Next, week 3, 13,500 rupees, 13,500 divided by 1,800 units. Same line equal to 7.5 per unit. Next line में लिखो, since cost per unit, since cost per unit is constant, since cost per unit
is constant in all 3 weeks कॉमा नेक्स्ट लाइन में लिखो direct material is perfectly variable. Direct material is perfectly variable. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो therefore direct material therefore direct material for 2000 units, direct material for 2000 units, next line equal to 2000 units into rupees 7.5, 2000 units into rupees 7.5 equal to $15,000. तो चलो डायरेक्ट मटेरियल हमको मिल गया फॉर 2000, टोटल 15,000 है और पर यूनिट 7.5 है. डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट इन बिहेवियर. That is why whether it is week number 1, 2, 3 या whether it is 2000 units per unit remains constant because वो perfectly variable है. चलो जैसे हम लोग ने डायरेक्ट मटेरियल लिखा सेम वे पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस राइट इट ऑन योर ओन. डायरेक्ट वेजेस खुद से लिखो जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल का पूरा पॉइंट लिखा है वैसे ही डायरेक्ट वेजेस आप 2000 यूनिट्स के लिए ढूंढो. Okay, see. Direct wages per unit is 3 and for 2000 units is 6,000. ये हो गया 2000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट वेजेस. सो अगर आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करोगे. डायरेक्ट मटेरियल्स के बाद यू विल रीच अप टू डायरेक्ट वेजेस. ऑफ कोर्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा. प्राइम कॉस्ट में यू विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब आप चेक करो फैक्ट्री ओवरहेड्स. लुक एट फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में इज टोटल कॉस्ट सेम. टोटल कॉस्ट सेम होता तो तीनों वीक में अमाउंट सेम होता. अगर सपोज तीनों वीक में 30,000 होता तो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट. तो वीक नंबर 1 में 30, 2 में 30, 3 में 30 होता तो जब हम 2000 बनाएंगे तभी भी 30 होएगा. बट इट इज नॉट फिक्स्ड क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट होता तो टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट. अब आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो तीनों वीक का. इनफैक्ट कैलकुलेट क्यों लिखो राइट डाउन एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स. पॉइंट नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स. बंद करने जाओ टेम्परेचर बढ़ाओ. ठीक है नेक्स्ट लाइन लिखो वीक 1. मुझे तो तुम लोग लिखो बाबा वीक 1. equal to rupees 31,000 divided by 1200 यूनिट्स. फेंको ना. हाँ देखो तुम्हारा पता नहीं मैंने क्रिकेट खेला है बचपन से. 27 पे कोई टेम्परेचर रखता है.
लोग लिखो यार। वीक 1 31,000 डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू 25.8333 डॉट 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 डॉट, डोंट राउंड ऑफ, पर यूनिट। सेम लाइन में लिखो इक्वल टू करके, फुकट का पेज दिया तो वापरने का, अभी कट कर रहे हो तो क्या मतलब, वो लाइन तो वेस्ट होएगा ना। विच कॉलेज समझ लो वाला, चल देखो एक लाइन छोड़ के वीक 2, अरे बैठो मत लिखो, 33,000 डिवाइडेड बाय 1,600, 33,000 डिवाइडेड बाय 1,600, 25.625 पर यूनिट। वीक 3 18.88 रेकरिंग पर यूनिट। चलो व्हाट इज कंक्लूजन, मुझे कंक्लूजन लिखना है। नाइदर कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट नॉर टोटल कॉस्ट, मैं लिखवा रहा हूं, लिखो तुम लोग फेंकेंगे, लिखो नाइदर कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट नॉर टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट, neither cost per unit is constant nor total cost is constant. Next line में लिखो, it means it is neither perfectly variable, it means it is neither perfectly variable nor perfectly fixed. Next line, it means it is semi-variable. It means it is semi-variable, that is partly variable, partly fixed. Whatever we have written till now, ये सब एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये सब लिखने से हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग ईच एंड एवरी कॉस्ट जो ढूंढ रहे हैं, दैट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 2000। तो मैंने मटेरियल ढूंढ लिया 2000 के लिए, वेजेस भी ढूंढ लिया है, बट अभी तक मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं मिला। अभी तक लिखने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सो नाउ अंडरस्टैंड एंड सी हियर, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, इट कैन कम इन एनी चैप्टर। तो यहां पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इवन चैप्टर नंबर 14, 15, लास्ट चैप्टर तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो काम में आएगा। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अभी तक अगर आप मुझे पूछोगे ना हमने किया क्या है, हमने खाली कंक्लूड किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इज सेमी वेरिएबल। सो इफ यू सी हियर, ये ध्यान से देखो, ओके वीक नंबर 1 में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, वीक नंबर 1 में फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 31,000। ओके वीक नंबर 2 में 33,000 एंड वीक नंबर 3 में it is 34,000. Just now we have concluded that factory overheads is semi-variable. What is meaning of semi-variable? Semi-variable मतलब partly fixed, partly variable. मतलब do you agree कि ये 31,000 के अंदर वेरिएबल पोर्शन है और फिक्स पोर्शन है, वैसे ही 33,000 के अंदर वी हैव फिक्स्ड पोर्शन एंड
वेरिएबल पोर्शन, एंड वैसे ही 34,000 के अंदर देयर इज वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन। अच्छा, इसमें से वेरिएबल कितना है फिक्स कितना है मुझे एट प्रेजेंट नहीं पता है, बट इतना तो पता है ना कि ये एवरी अमाउंट में देयर इज वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो एंड गिव मी आंसर। मुझे नहीं पता है कि ये 31,000, 33,000 और 34,000 में वेरिएबल पोर्शन कितना और फिक्स पोर्शन कितना है, बट कैन यू टेल मी कि ये तीनों वीक में फिक्स पोर्शन इज सेम? अरे यस, क्या मैंने पूछा है विच पोर्शन इज सेम, क्या यस? तुमने यस बोला। विच पोर्शन इज सेम? फिक्स्ड पोर्शन इज इक्वल, यस और नो? सपोज फॉर एग्जांपल इसके अंदर 5,000 है, तो वीक नंबर 2 में भी वो 5,000 ही होगा, और वीक नंबर 3 में भी वो कितना होगा? 5,000। ये तो 5,000 जस्ट मैंने गेस किया है, एक्चुअली इट मे नॉट बी 5,000, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर वीक नंबर 1 में फिक्स्ड 5,000 है तो सेकंड वीक में भी 5,000 है, थर्ड वीक में भी 5,000। इफ वीक नंबर 1 में 10,000 है तो सेकंड वीक में भी 10,000, थर्ड वीक में भी 10,000। एट प्रेजेंट आई डोंट नो। ओके, कैन यू टेल मी वेरिएबल पोर्शन कैसे कैलकुलेट होता है? वेरिएबल पोर्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास तीनों वीक का नंबर ऑफ यूनिट्स है। वीक नंबर 1 में नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1200 इनटू कुछ तो नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा, सॉरी कुछ तो पर यूनिट रहेगा ना, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, यस और नो? ओके, वीक नंबर 2 में भी 1600 इंटू, अरे ये क्या बोल रहा है, कौन है ये? 7.5 कैसे आया तेरे को? अरे 7.5 इज मटेरियल सर, मटेरियल इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, यूथ फील वो मटेरियल इसके अंदर इंक्लूडेड है? नहीं, मटेरियल अलग है। एक मिनट रिलैक्स, तू यहाँ पे देख, अभी कैलकुलेटर मत यूज कर, यू आर लर्निंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 1800 इंटू पर यूनिट कुछ तो रहेगा। कैन यू टेल मी वेरिएबल पोर्शन में तीनों वीक में व्हाट विल रिमेन सेम? पर यूनिट सेम रहेगा ना। यहां पे अगर 2 रुपया है तो यहां पे भी 2 रुपया रहेगा, यहां पे भी 2 रुपया रहेगा। एट प्रेजेंट मुझे नहीं मालूम है कितना, इट कैन बी 1 रुपी ऑल्सो, इट कैन बी 2 रुपी ऑल्सो, इट कैन बी 5 रुपी ऑल्सो। आई डोंट नो हाउ मच इज कॉस्ट पर यूनिट, बट एटलीस्ट आई नो दैट इन वेरिएबल पोर्शन पर यूनिट इज कांस्टेंट। अब मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे ब्रेक करना है कि भाई इसमें से फिक्स कितना है और इसमें से वेरिएबल कितना है, क्योंकि मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स 2000 यूनिट्स के लिए चाहिए। मुझे पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल पोर्शन है और फिक्स पोर्शन है, एंड मुझे यह भी पता है कि अगर मुझे वेरिएबल का पर यूनिट मिल गया तो 2000 के लिए भी पर यूनिट सेम ही रहेगा, एंड अगर मुझे फिक्स मिल गया तो 2000 के लिए फिक्स में टोटल कॉस्ट सेम रहेगा। सो नाउ कैन यू चेक एंड बताओ कि वीक 1, अभी आप कोई भी 2 वीक कंपेयर कर सकते हो, यू कंपेयर 1 and 2 और यू कंपेयर 2 and 3 और यू कंपेयर 1 and 3, आइदर ऑफ द 2 वीक्स यू कैन कंपेयर। तो मैं 1 and 2 कंपेयर कर रहा हूं। कैन यू टेल मी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स इज चेंजिंग बाय हाउ मच? 2000। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज चेंज्ड बाय हाउ मच? 2000। नाउ लिसन टू माय नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिफरेंस है is not because of fixed portion, it is because of which portion? क्योंकि फिक्स पोर्शन तो दोनों में सेम है, तो ये चेंज किसके वजह से हो रहा है? एंड वेरिएबल पोर्शन चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से चेंज हुआ है? 400 यूनिट्स, यस और नो? सो कोई बताएगा हाउ मच इज वेरिएबल पर यूनिट? अगर यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 है, तो वहां पे भी 5 होगा। अच्छा, ये 5 रुपया आप वीक 2 और 3 को भी कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मच इज डिफरेंस हियर? दिस डिफरेंस ऑफ 1000 इज नॉट ड्यू टू विच पोर्शन? फिक्स्ड पोर्शन। इट इज ड्यू टू विच पोर्शन? वेरिएबल क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से चेंज हुआ है? 200। अभी भी आप डिवाइड कर सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 200, सो 5 आया। चलो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो, 1200 इंटू 5। अरे इंग्लिश में बोलो ना यार।
6,000 देन फिर यूपी बिहार में लेक्चर चालू है क्या? मैं भी चालू हो जाऊं क्या हिंदी में भी? हाउ मच इज दिस? 1600 इंटू 5 8,000 एंड 1800 इंटू 5 9,000 कर लूंगा मैं, छोड़ो। नाउ वीक नंबर 1 में मेरे पास टोटल है और मेरे पास वेरिएबल है, तो 31 में से 6,000 सब्ट्रैक्ट हाउ मच? कितना करो वीक नंबर 2 में? सो दिस इज द प्रूफ कि दोनों में फिक्स पोर्शन इज सेम। एंड लास्ट में उसमें भी सेम होगा, वो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 34 माइनस 9,000 इज हाउ मच? ओके, नाउ जो वेरिएबल हमने कैलकुलेट किया 5 रुपीज, कैन यू चेक एंड टेल मी? मुझे बताओ ये 5 रुपीज आपने कैसे कैलकुलेट किया? हाउ मच डिवाइड बाय हाउ मच? 2000 डिवाइड बाय 400। तो उसका एक फॉर्मूला बनाओ। व्हाट इज 2000? चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 400 क्या है? चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। सो मुझे सेमी वेरिएबल को ना ब्रेक करने को आना चाहिए वेरिएबल में और फिक्स में। तो वेरिएबल का पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल पोर्शन। सेमी वेरिएबल में वेरिएबल पोर्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी तो बोला हम लोग ने, चेंज इन फैक्ट्री ओवर। अब यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स है, आगे जाके दूसरा कोई भी कॉस्ट आ सकता है, तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स या चेंज इन आउटपुट। यस और नो? राइट डाउन। एक लाइन छोड़ के लिखो, कंपेयरिंग, सॉरी लिख दिया कंपेयरिंग, कैंसिल करो। नेक्स्ट लाइन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट। अंडरलाइन दैट। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन। ये जो लिखा है ना तुमने, उसको ऐसा कैपिटल ए बुलाओ। कैलकुलेशन ऑफ जो भी तुमने लिखा है अभी अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेम लाइन इक्वल टू, जो भी मैं बोल रहा हूं सब सेम लाइन में आना चाहिए और फिट भी हो जाएगा। चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू, लिख दिया तुमने, उसके ऊपर एक लाइन खाली है, कैंसिल करो। लिखो क्या लिखा है लास्ट, वो लिख दिया। उसके नीचे लिखो कंपेयरिंग वीक 1 एंड वीक 2। कंपेयरिंग, हाँ फाइनल पक्का, हाँ मैं फाइनल हो गया। कंपेयरिंग वीक 1 एंड वीक 2, मैं बोलूंगा वीक 1 एंड वीक 2। नेक्स्ट लाइन में लिखो चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। सेम लाइन इक्वल टू 33,000 माइनस 31,000। 33,000 माइनस 31,000। सेम लाइन इक्वल टू रुपीज 2,000। नेक्स्ट लाइन लिखो चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू, चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू, सेम लाइन इक्वल टू, सब कुछ सेम लाइन में चाहिए। ये चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू 1600 माइनस 1200 इक्वल टू 200 यूनिट्स, सॉरी 400 यूनिट्स। 1600 माइनस 1200 400 यूनिट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो सच चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, सच चेंज
in factory overheads is because of such change in factory overheads is because of variable portion of factory overheads. Such change in factory overheads is because of change in variable portion of factory overheads, comma, next line लिखो, since fixed portion is not going to, since fixed portion is not going to change with the change in, since fixed portion is not going to change with the change in units manufactured. Next line में लिखो, therefore variable portion, therefore variable portion of factory overheads, therefore variable portion of factory overheads per unit, variable portion of factory overheads per unit, अभी सेम लाइन में जगह नहीं रहेगा तो नेक्स्ट लाइन में आओ, इक्वल टू चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला हम लोग ने लॉजिकली डिस्कस किया है. चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड. नेक्स्ट लाइन में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू ₹2000 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स. सेम लाइन इक्वल टू ₹5 पर यूनिट. एक लाइन छोड़ के लिखो, कंपेयरिंग वीक 2 एंड वीक 3. ये कंपेयरिंग वीक 2 एंड वीक 3 एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग हमारे रेफरेंस के लिए कर रहे हैं फॉर अवर कंफर्मेशन. सो कंपेयरिंग वीक 2 एंड वीक 3, अगेन लिखो चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू फुल फॉर्म लिखो 34,000 माइनस, जैसे ही मैंने बोला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुक पट्टी चालू. 34,000 माइनस 33,000 माइनस माइनस बाजू में रहता है, माइनस बोला आप डिवाइड कर रखे हो. 34,000 माइनस 31,000, सेम लाइन इक्वल टू ₹1,000. मैंने अभी तक डिवाइड बोला ही नहीं, आप डिवाइड का साइन क्यों डाल रहे हो. नेक्स्ट लाइन में लिखो चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू 1800 माइनस 1600. सेम लाइन इक्वल टू 200 यूनिट्स. एक लाइन छोड़ के लिखो वेरिएबल पोर्शन ऑफ factory overheads per unit. Next line equal to ₹1,000 divided by 200 units equal to ₹5 per unit. तो अभी तक हम लोग ने जस्ट वेरिएबल पोर्शन कैलकुलेट किया है, नाउ फिक्स्ड पोर्शन कैलकुलेट करेंगे. राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, फिक्स्ड पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. पहले ये खत्म कर बाद में देखो.
काय का ब्रेक? नो ब्रेक, बीच में 45 मिनट्स का ब्रेक मिला है तुमको। ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आगे देख तेरे से क्या होगा। एक मिनट, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्या के लिए बीच में चालू है? क्या हो गया? तो इसके लिए इतना सब चिलम चिली क्यों है? कौन जाएगा? तुम्हारा तो उम्र हो गया ना, सब लोग 90 साल के बूढ़े हो गए। जाओ ना एक जन कोई पीछे। ये मगज का नस मत खींचो, जल्दी लिखो। तो एक दो तीन क्वेश्चन छोड़ देगा, बाद में बोलना नहीं, ये इंटर है। जो क्वेश्चन छोड़ेंगे वो एग्जाम में पक्का है। चलो, फिक्स्ड पोर्शन के लिए हम लोग ने एक छोटा सा टेबल बनाया। वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3, इसमें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 31,000, 33,000, 34,000। हमको पता चल गया है कि वेरिएबल पोर्शन इज एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। तो वीक नंबर 1 में वेरिएबल विल बी 1200 इंटू 5, वीक नंबर 2 में 1600 इंटू 5, एंड वीक नंबर 3 में 1800 इंटू 5, 6,000, 8,000 एंड 9,000। ये रिस्पेक्टिव वेरिएबल पोर्शन है। बोलो फिक्स पोर्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? विच पोर्शन माइनस विच पोर्शन? टोटल माइनस वेरिएबल। सो तीनों वीक में कितना आएगा? ये यूपी बिहार 25,000। अभी तक हमको जो चाहिए वो तो हमने ढूंढा ही नहीं है। वी वांट फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 2,000। So give the heading, therefore factory overheads for 2,000 units. Just now we have concluded that factory overheads में we have variable portion and fixed portion. तो factory overheads में पहले variable, बोलो variable portion में what remains constant? Cost per unit. अब हम कितना यूनिट्स के लिए ढूंढ रहे हैं? इनटू एंड फिक्स्ड में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? टोटल कॉस्ट कितना है? 25,000। 35,000 is the factory overheads for 2,000 units. ठीक है। नाउ हम लोग को तीनों मिल चुका है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी तक तो हम लोग ने जो पूछा है वो तो फाइंड आउट ही नहीं किया है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस व्हेन वीकली आउटपुट इज 2,000? तो लिखो एक लाइन छोड़ के, पॉइंट नंबर 4, स्टेटमेंट शोइंग selling price per unit, statement showing selling price per unit when the weekly output is 2,000 units. Statement showing selling price per unit when the weekly output is 2,000 units.
इधर तक लिखो क्योंकि ये हमारा डिस्कस हो चुका है. Then we can add this. After adding this, what we will get? प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट लाइन लिखो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. अभी अभी हमने ढूंढा फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर 2000 यूनिट्स कितना है 35,000. इसका पर यूनिट ढूंढने के लिए 35,000 शुड बी डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स 17.5. देखो प्राइम कॉस्ट के बाद अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो एज पर फॉर्मेट, अरे ग्रॉस तब लिखने का जब वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा. भाई इतना छोटे से प्रॉब्लम में कहीं वर्क इन प्रोग्रेस तुमको दिख रहा है? वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सब यही है बिकॉज बीच में कुछ नहीं है पूरे कॉस्ट शीट में. सो यू कैन डायरेक्टली राइट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट नेक्स्ट लाइन राइट डाउन एट प्रॉफिट. ओके, कहीं पे तो क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ मच इज प्रॉफिट परसेंटेज. 10%. कौन सा सम चालू है ये? इधर चिल्ला के बोल रहा है 20% ऑन, बट इट इज 20% ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस. हाउ मच परसेंट ऑन कॉस्ट? शर्म आनी चाहिए. शेम ऑन यू. गो बैक टू स्कूल. बोलो 20% ऑन सेलिंग प्राइस. पक्का? ठीक है, वो सब एक्स वैक्स कर लो तुम लोग. ये सब हम लोग इधर बैठ के सिखाएंगे. तो कॉस्टिंग काम करो, साइड पे रखो. 20% ऑन सेलिंग प्राइस दैट इज 25% ऑन कॉस्ट. कोई स्कूल के बच्चे को पकड़ो, बोलो सिखा दे मेरे को. डू वी हैव कॉस्ट? तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे जल्दी. 56,000 इंटू 25%, 14,000 को डिवाइड बाय, तो पर यूनिट कैसे ढूंढेगा? तो पर यूनिट ढूंढने का विचार नहीं है. हाँ बताए, लिखो जल्दी. ये सब लोग 7 रुपये चिल्ला रहे एक साथ. माई मैथ्स इज बेटर देन यू. देखो 56,000 प्लस 14,000 35. वेरी गुड. हाँ बताए, चलो एक्सप्लेनेशन मत दो. 35 इज द फाइनल आंसर जो उसको चाहिए था. कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने बोला था ना. चलो लेट अस गो बैक टू कॉस्ट शीट चैप्टर. अरे वो यस नहीं बोलता तो भी मैं वही करता. चलो टेक क्वेश्चन नंबर 7. नहीं, नो ब्रेक. 5 मिनट सब आदत गंदा है. इसके पहले 3 घंटा लेक्चर था, उसमें ब्रेक मिला था. झूठ मत बोलो. मैं अब भी सर को फोन करके पूछा 5 मिनट ब्रेक मिला था. पक्का? ठीक है, तो मैंने देखा. चलो काय के लिए ब्रेक चाहिए तुमको? अभी तुम 5 मिनट का 10 मिनट ले लेगा, नीचे जाएगा, घूम के आएगा. इधर ही रहेंगे. क्या करेंगे? इधर रह के बात करेंगे, माइंड रिलैक्स करेंगे. तो मेडिटेशन का गाना लगाऊं यहाँ पे? चलो जल्दी क्वेश्चन 7 करके जल्दी छोड़ देंगे. उससे अच्छा 7:58 को छोड़ देंगे हम लोग.
क्या ये 5 मिनट का ब्रेक भैया, आदत बहुत खराब है तुम्हारा। तुमको इंटर में पढ़ाई करने बैठोगे ना तो बहुत तकलीफ होगा। एक साथ तुम 3 घंटा नहीं बैठ सकते हो, इसका मतलब तुम कोई सब्जेक्ट उठा के 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले नहीं हो। दिस इज वेरी बैड हैबिट जो तुम लोग डाल रहे हैं। 3-3 घंटा उधर, हम लोग चेन्नई में पढ़ाने जाते हैं 10 o'clock से लेकर 2 बजे तक नॉन स्टॉप बैठते हैं लोग। बाद में वो लोग बोलेंगे सर अभी लंच ब्रेक दो, हमको खाना है। फिर 1 घंटा ब्रेक लेंगे और फिर बाद में सीधा वो लोग 3 से लेकर रात शाम को 7 बजे तक बैठते हैं। यार 2-2 घंटे में उठ जाते हो, एग्जाम में भी पेपर में उठ जाओगे 2 घंटे बाद। पर हमको ब्रेक लेने का आदत है, थोड़ा सांस लेने दो। अभी तक सांस बंद करके लिख रहे थे। नथिंग डूइंग। क्वेश्चन 7 चलो, नहीं देगा। लास्ट चैप्टर है वैसे भी, छोड़ो ना चलो। अब मैं बोल देगा ये बैच लोग को ब्रेक चाहिए रहता है हमेशा। नहीं लास्ट सब नहीं है, इसके बाद है ना क्वेश्चन 8। किसने आदत डाला है ब्रेक का, मेरे को बताओ तो जरा नाम। विपुल सर भी ब्रेक नहीं देते, मेरे को मालूम है। थियरी है ना, इसके लिए ब्रेक दे रहे हो। मेरा थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हम लोग सम कर रहे हैं। कहाँ थियरी था, प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया अभी 3 पेज का हम लोग ने। सागर सर तो देंगे ना, वो डायरेक्ट टैक्स है। वो डायरेक्ट टैक्स में तुमको ब्रेक नहीं देंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा सब कुछ। चलो क्वेश्चन 7, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ ब्रेक, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एज गुड एज टेकिंग ब्रेक ओनली। चलो कुछ नहीं है ये सब में, ऐसा टेबल देख के डरो मत। 10 सर वाला रावण है इधर। A limited company has capacity. Okay, a limited company, very important discussion. How can we forget this? Has a capacity. पेज नंबर में क्या रखा है, बाद में कैसे समझेगा, बरोबर है। क्वेश्चन 7 दिखा तो नहीं समझेगा हमको। ठीक है, काम करो, क्वेश्चन 7 होमवर्क कर लो। हाँ इजी क्वेश्चन नहीं चाहिए ना ब्रेक। हाँ ठीक है, देखो अभी सुधर गए। ऐसा तुमको बोलो ना ब्रेक, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। ब्रेक देगा, जल्दी छोड़ेगा, सब। तुम खाली इतना बोलो कि तुम होमवर्क क्या क्या करोगे। सब क्वेश्चंस मार्क करके देता हूँ, ये सब होमवर्क। हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन है। तुम 1/3 होमवर्क करो तो मैं तुमको ब्रेक भी देगा। फिर बीच में 10 मिनट में भी बाहर जाएगा फोन पे, ये सब टाइम पास करेंगे हम लोग। हमको टाइम पास ही चाहिए ना। जैसा तुम स्टार्टिंग में हैबिट डालोगे ऐसा एंड में तुमको एवरी लेक्चर में होगा। अभी तुमको 10 मिनट का भाषण सुनना है, बहुत सुना। किसने सुना है, किसने भाषण दिया? मैंने कभी दिया? उसका अभी तक याद है लेकिन असर नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है, ले लो। चलो 5 मिनट का ब्रेक। ऑनलाइन वाले ना बोल रहे नो ब्रेक। क्या ये ब्रेक मोमेंटम तोड़ दिया तुम लोग ने। क्वेश्चन 7, a company has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Its works cost at varying levels of production is as under. So आपको अलग अलग लेवल्स पे उसका वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है। लेवल इज 10%,
वर्क्स कॉस्ट 400 rupees per unit. See what is meaning of level 10%. पहले तो यहां पे देखो कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हाउ मेनी यूनिट्स, मतलब एवरी मंथ 1 लाख यूनिट्स बना सकते हैं. लेकिन अगर वो लोग ने सिर्फ 10% पे काम किया, 10% पे काम किया मतलब हाउ मेनी यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, तो वो लोग का वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, 400 पर यूनिट. 20% मतलब हाउ मेनी यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स पे वर्क्स कॉस्ट विल बी 300, 390. Likewise 30%, 40, 50 and so on. 100% तक each and every level पे आपको works cost per unit is given. आगे बोला है its fixed administration expenses amount to rupees 1,50,000 and fixed marketing expenses amount to rupees 2,50,000 per month respectively. Variable distribution cost amount to rupees 30 per unit. It can sell 100% of its output at rupees 500 per unit. It can sell 100% of its output at 500 rupees per unit. इसका मतलब it can sell how many units at 500? 100% मतलब कितना यूनिट्स, पूरा 1 लाख. अगर कंपनी को पूरा 1 लाख बेचना रहेगा तो कंपनी कैन सेल दोस एट रुपीज 500. हाउएवर प्रोवाइडेड इट इनकर्स फॉलोइंग एक्सपेंडिचर. ये 4 खर्चा उसको करना पड़ेगा. ए, टू गिव गिफ्ट आइटम्स कॉस्टिंग 30 पर यूनिट ऑफ सेल, सो आपको गिफ्ट आइटम्स देना पड़ेगा. सेकेंड, इट हैज लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग फर्स्ट प्राइस 50,000, second prize 25,000, third prize 10,000 and 3 consolation prizes of 5,000 each to customers buying the product. C, it spends 1 lakh rupees on refreshments every month to its customer. And D, it sponsors television program every week at a cost of rupees 20 lakhs per month. तो ये सब खर्चा from A to D will have to be done by the company. अगर कंपनी को कितना यूनिट्स बेचना रहेगा, मतलब कितना यूनिट्स, पूरा 1 लाख. However, it can market 30% of its output. 30% मतलब how many units? At rupees 550 per unit. मतलब अगर कंपनी को 30,000 यूनिट बेचना रहेगा तो कंपनी 550 पे बेच सकता है विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस मेंशन्ड इन, करेक्शन है वहां पे, ए टू डी. ए टू डी अबाव मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कंपनी को 30,000 यूनिट्स बेचने का रहेगा तो विच एक्सपेंडिचर्स कंपनी को करने का जरूरत नहीं है, ये ए टू डी. वी कैन कॉल दिस एज स्पेशल कॉस्ट. सो ये सब स्पेशल कॉस्ट करने का जरूरत नहीं है. अगर कंपनी कितना यूनिट्स बेचता है, 30,000 यूनिट्स बेचता है, तो ये सब कॉस्ट कब करना पड़ेगा, ए बी सी डी. अगर कंपनी को कितना यूनिट्स बेचना है, 1 लाख. तो आपको क्या बोला है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ओनली एट 2 levels. विच आर द 2 levels? 30% एंड 100%. मतलब यूनिट्स में बोलो तो कितना कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, 2 कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा. पहले कितना परसेंट पे बनाएंगे, पहले कितना परसेंट पे बनाएंगे, 30%. बाद में कितना परसेंट पे बनाएंगे, 100%. तो 2 कॉस्ट शीट बनाने का जरूरत नहीं है, हम दोनों कॉस्ट शीट कॉलमिनर फॉर्म में बनाएंगे. यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन है, फॉर्मेट में है.
डोंट वरी, तुम लोग वहां तक पहुंचे नहीं हो अभी तक। ये पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखो। खाली इतना बता दो, कॉस्ट शीट स्टार्ट कहां से करना है? डायरेक्ट मटेरियल, वेरी गुड। बता दो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क्स कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट से स्टार्ट करना है हम लोग को। यू कैन सी कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो सब नहीं दिया है। वॉट एवर इज गिवन डायरेक्टली व्हाट दे हैव गिवन अस, बट वर्क्स कॉस्ट ऑल्सो जो दिया है दैट इज व्हाट, फॉर दिस एंटायर टेबल विच 2% आर इंपॉर्टेंट फॉर अस? 30% एंड yes, remaining is useless. खाली 30% and 100%. How much is works cost per unit at 30%? 380 per unit. So 380.00 and 100% पे 310. Okay, how to calculate the total amount? So 380 into 30,000 मल्टीप्लाई करो, 380 into 30,000, $11 लाख नहीं है वो, 1 करोड़। अभी बोलो हिंदी में, 1 करोड़, 1 crore 14 lakhs एग्जैक्ट, 1 crore गाउटी लोग लिखो जल्दी, 1 crore 14 lakhs। इसको भी तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 crore 10 lakhs वर्क्स कॉस्ट। चलो वर्क्स कॉस्ट के बाद नेक्स्ट बोलो क्या आता है? वर्क्स कॉस्ट इज कंप्लीटेड, व्हाट आर द नेक्स्ट कॉस्ट दैट आर इन अवर कॉस्ट शीट? अबे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बाद वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या आता है? क्वालिटी कंट्रोल। डू वी हैव क्वालिटी कंट्रोल? नो। सेकंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब टाइम पास मत करो, यहाँ पे जो दिया है ना उसके हिसाब से कॉस्ट शीट बनाओ। बोलो विच इज द नेक्स्ट कॉस्ट दैट इज गिवन? नहीं दिख रहा है, ये लो, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000। सो राइट ऑन नेक्स्ट लाइन एड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके, हाउ मच इज फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस? यहां पे देखो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहां पे? फिक्स्ड, करेक्ट। अगर ये फिक्स्ड है तो किस पे 1,50,000 आएगा? 30% पे कि 100% पे?
100% पे कि 30% पे? अरे दोनों में 1,50,000 आएगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट में व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? टोटल विल रिमेन कांस्टेंट. सो दोनों में 1,50,000 आएगा. ओके, नाउ आई वांट टू कैलकुलेट पर यूनिट. सो बताओ पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना होता है? 5. एंड यहां पे 1.5. दिस इज फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. चलो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वेरी सिमिलर. आपको फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस दे हैव गिवन. सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन आई हैड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस. फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट यू कैन सी इज 2,50,000. बोलो किस में 2,50,000 आएगा? दोनों केस में 2,50,000 आएगा. यहां पे 2,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, जो हाउ मच यू गेट? 8.33. एंड यहां पे आएगा 2.5. चलो यहां पे फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया. नेक्स्ट यू कैन सी, लेकिन ये तो मिस्टेक हो गया, सॉरी, कैंसिल करना पड़ेगा. ये 1,50,000 एंड 2,50,000 पर क्या था? मंथ. हमको इंटू 12 करना पड़ेगा, तो करो इंटू 12. ओके, पता चल गया. फॉर्मेट बना रहे फिर भी सोच रहे. इधर देखो लिखा है ना, इधर फॉर द मंथ. ठीक है, चलो बच गए. कैंसिल करके फिर से कैंसिल करके सेम लिखना पड़ता. वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंटेड टू 30 पर यूनिट. दिस इज विच कॉस्ट? पहले लिखो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी लिख सकते हो. एड. इफ इट इज वेरिएबल, इन वेरिएबल व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? पर यूनिट. सो दोनों में 30 आएगा. यस और नो? 30 per unit it is given. कितना आएगा? 9 लाख. एंड हियर इट इज 30 lakhs. तो ये हो गया तुम्हारा तीनों कॉस्ट. दोनों इसमें से दो फिक्स था और एक वेरिएबल था. नाउ वी हैव स्पेशल कॉस्ट. But special cost will be incurred only if the company wants to sell. मतलब कौन से लेवल पे नहीं आएगा, बट फिर भी 100% में तो आएगा. तो हम लोग ने कॉलमिनर फॉर्म में बनाया, तो इधर लिखो ऐड स्पेशल कॉस्ट. ऐड स्पेशल कॉस्ट, उसको अंडरलाइन करो. Okay, next line. Can you check and tell me which is the first special cost? हाँ, so next line लिखो gift items. Gift items. बोलो कितना gift items, मतलब cost क्या है उसका gift items का? You can see here gift items is 30 rupees per unit of sale. बोलो ये gift items का amount कौन से कॉलम में नहीं आएगा? ये पहले दोनों में नहीं आएगा कुछ भी, बट बाकी में 30 per unit है. So can we write 30 in per unit? So, अब मुझे टोटल कैलकुलेट करना है. 30 lakhs. यस, नेक्स्ट लाइन इज, या लकी ड्रॉ लिख सकते हैं या फिर आप प्राइजेस कॉस्ट भी लिख सकते हो. लकी ड्रॉ या प्राइजेस कॉस्ट. अभी केयरफुल, हाँ, ये बी पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैन यू टेल मी हाउ मेनी प्राइजेस दे आर गिविंग? फर्स्ट प्राइस कितने का है? 50,000. सेकेंड प्राइस कितने का है? 25,000. थर्ड प्राइस कितने का है? 10,000. तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइस. देन दे आर गिविंग 3 consolation prizes ऑफ 5,000. मतलब कितना हुआ? कितना? 15,000. सो ये तीनों का टोटल करो. 50,000 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 15 कितना होता है? 1 लाख. सो नेक्स्ट टाइम आपने लिखा है लकी ड्रॉ, या ऑल्सो यू कैन राइट प्राइजेस
कॉस्ट टोटल यहां पे आएगा 1 लाख, सो पर यूनिट इज 1 रुपी. Okay, which is the next cost? Let us see. यहाँ पे लिखा है refreshments to customers. So write down refreshment to customers. Refreshment to customers. It is flat 1 lakh. Again वो 30,000 वाले कॉलम में नहीं आएगा. That is 1 rupee. Now let us read the next one. Sponsorship. टेलीविजन प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप करना पड़ेगा. So next time write down sponsorship. Sponsorship का flat 20 lakhs. So it is 20 rupees. All these special costs will not be incurred at 30%, but obviously it will be incurred at 100%. ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है. Okay, we have to total this. Okay, चलो सबका टोटल बताओ 1 by 1. 1 crore 27 lakh. Okay, per unit बोलो. 423.33. Okay. Three crore. Okay. Now next line लिखो add profit. Next line लिखो sales. They have given information about sales. बताओ 30,000 यूनिट्स में आप मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस कैन बी हाउ मच. 30,000. जब भी आप 30% वाला आउटपुट बेच रहे हो, इट कैन बी मार्केटेड एट रुपीज हाउ मच 550. लेकिन 100% of the output can be marketed only at rupees 500. Okay, let us multiply 30,000 into 550. I think it is 1 crore 65. And 1 lakh into 500. 5 lakhs. 5 करोड़ रखते हैं. वन करोड़ 4 lakhs यहाँ पे आएगा. ओके. यहाँ पे कितना है? 126.67. चलो now there is only one question that is pending, that is question number 8. लेकिन वो क्वेश्चन हम आज नहीं कर सकते हैं, तो अभी तुम्हारे जो भी नोट्स है उधर लिखो.
अभी तुम लोग बुक नहीं लिखे आओ, अनफॉर्चुनेटली घर पे जाके बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, और वो सब नेक्स्ट लेक्चर में लिख के आना। हाँ जो करना है कर, बुक में दिखना चाहिए बस। ये सब बचपन वाले क्वेश्चन मत पूछ, मैंने ऐसा बोला लिखने नहीं होगा कुछ भी, मेरे को नोटबुक में चाहिए। अब ये एडिशनल पॉइंट्स के लिए हम लोग ने जगह छोड़ा था, इफ यू रिमेंबर, किधर, कॉस्ट शीट के नीचे, ये तुमने लिखा था ना, क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइटम्स टू बी इग्नोर्ड के नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग दिया था। तुम नोटबुक में दिखोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हेडिंग दिख जाएगा, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1। या फिर एक काम करो, मैं सिंपल कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वैसे भी तुम अभी लिखोगे, घर पे जाके वापस लिखोगे, तो मैं इमेज ही भेज देता हूँ आप लोग को, तो घर पे तुम लिख लेना उधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन फिर भी अभी हम जा नहीं रहे, क्या करोगे जाके घर पे। चलो, विच क्वेश्चन आर ओवर, 1 2 3 वॉज होमवर्क, किया है तुमने 3 होमवर्क? क्या झूठ बोल रहे हो, फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैंने। क्वेश्चन 3 इज होमवर्क। देखो तुम्हारे पास, सबके पास शीट रहेगा, यस और नो? मुझे नहीं मालूम, मैं टाइम टेबल नहीं बनाता हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम नेक्स्ट वीक मेरा लेक्चर है कि नहीं है। आज लास्ट लेक्चर था, उसमें क्वेश्चन 8 कंप्लीट होना चाहिए था, हमने नहीं किया है। देखो हम लोग एक क्वेश्चन पीछे चल रहा है, और उसमें बीच में तुमको ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो तुम आगे देखो क्या होने वाला है, तुम्हारे से भगाएंगे हम लोग, ऐसा भगाएंगे ना। क्वेश्चन 8 भी होमवर्क ही करो, छोड़ो अभी हो गया खत्म, टुडे इज लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन 2 मत करो, ठीक है? तो प्लीज डू इट। तो कैन यू प्लीज टेल मी इसका क्या करना है? सेमी वेरिएबल इज 1,08,000 per annum up to 50% capacity and additional 46,800 for every 20% increase in capacity or part thereof। ये वो सेम नहीं है भाई, ये क्वेश्चन 2 मैं करवाऊंगा प्लीज। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 66 का, वो भी होमवर्क में डाला हुआ है, वो क्लास वर्क में करवाने जैसा क्वेश्चन है, तो वो मैं करवाऊंगा, जब टाइम मिलेगा तब करवाऊंगा, लेक्चर होगा तो करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क, ये वो क्वेश्चन 3 नहीं है जो पहले क्वेश्चन 3 दिया है। तो तुम बोले एक ही क्वेश्चन 2 बार होमवर्क दे रहे। ये जो क्वेश्चन ना, वो आज हम लोग ने किया ना, वो एक्स लेके, वो देखा ना, डायरेक्ट वेजेस 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स वाला क्वेश्चन किया आज। सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन 3 पेज नंबर 67, दोनों क्वेश्चन 3 होमवर्क है, क्लास वर्क का और होमवर्क का। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो होमवर्क, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। विच वन? नहीं 8 मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8, जब भी हमारा एक लेक्चर मिलेगा तब करेंगे हम लोग क्लास वर्क का क्वेश्चन। ये होमवर्क, क्लास वर्क का क्वेश्चन 4 मैंने करवाया है, ये होमवर्क का क्वेश्चन 4 है, 67 पेज नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। पेज नंबर 65 में कौन सा क्वेश्चन है? अरे वो मैं करवाऊंगा सर, ऑफ कोर्स मैं करूंगा। क्वेश्चन 8 तुम लोग नहीं करो, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक सिखाया ही नहीं है। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो होमवर्क। और क्वेश्चन है नहीं देने के लिए अभी, मैं बाद में ग्रुप पे डाल दूंगा और क्वेश्चंस, तो घर पे बैठ के सॉल्व करना। क्वेश्चन 5 ये सब टाइम पास है, अभी वो एक्स वाला किया ना वैसे ही है सेम, दोनों बार 2 बार ऐसे किया ना। लेबर कॉस्ट इज 120% ऑफ फैक्ट्री वर्क, आज किया ना 175%, सेम क्वेश्चन है, एक्स लेके सॉल्व करना है, तो करो प्रैक्टिस। फिर आई थिंक क्लास टेस्ट का क्वेश्चन 1 तो हमने लास्ट टाइम किया, क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हम लोग ने इसमें किया हुआ है। हाँ, सो ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन मुझे करवाना है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में अभी नहीं करवाऊंगा, वो जब लेक्चर मिलेगा तब कराऊंगा। ये क्वेश्चन को हम लोग करके बाद में करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन बाकी है, विच इज
क्वेश्चन नंबर 8. Okay, so apart from this question, chapter is completed. ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले यही करेंगे. और अगर नेक्स्ट लेक्चर 3 घंटे का हुआ तो हम लोग मटेरियल्स चैप्टर चालू करेंगे, पॉसिबली मटेरियल्स चैप्टर. बट तब तक रिवाइज करते रहना और सब क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है.